सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जी अकरम, क्या हाल है अकरम? लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़े थे प्रिया? सर, भाग 2 एक्ट तक पढ़ चुके थे सर हम। आई मीन फैक्ट पढ़ चुके थे। ये चैप्टर सेकंड पढ़ना है अब। चैप्टर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड। जी हाँ जी सर, फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर सेकंड फर्स्ट के करना बारे है। में कुछ एक आध बात पूछ लूँ, आप लोगों ने रिवाइज किया होगा कि नहीं उसका पता लग जाएगा मुझे। यस सर। एविडेंस को कहाँ परिभाषित किया गया है प्रिया, बताएंगे? क्या कह रहे हैं सर आप? मैं पूछ रहा हूँ कि एविडेंस को कहाँ परिभाषित किया गया है। सर, चैप्टर फर्स्ट के सेकंड क्लोज में डिफाइन किया गया है डॉक्यूमेंट। दोबारा बोल के बताइए। जी D for document, E for evidence. 2E. जी 2(1)(e) में बताया गया है, ठीक है। 2 का क्लोज 1 है और फिर सब क्लोज उसका ई है। ये ध्यान रखिएगा, आपको प्रीलिम्स में 2E भी ऑप्शन दे देंगे और 2(1)(e) भी ऑप्शन दे देंगे, तो वहाँ आपको कौन सा ऑप्शन सही लगाएगा? जी अनु, एनु, मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस सर। हाँ तो जोर से बोलिए। 2(1)(e) आपका सही जवाब होगा, क्योंकि धारा 2 में 2 क्लोज हैं, 2(1) और 2(b), सॉरी 2(1) और 2(2). तो 2(1) के पार्ट हैं सभी ABCDEFG जो हम पढ़ के आए हैं पीछे, ठीक है। और धारा 2(2) में क्या बताया है? धारा 2(2) में ये बताया है कि जो पद या शब्द यहाँ परिभाषित नहीं हैं और जो 2 एक्ट नए बने हैं, कौन कौन से बने हैं? भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा एक्ट है IT एक्ट 2000। तो कुछ ऐसे पद और शब्द हैं जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं लेकिन उन अधिनियमों में परिभाषित हैं, तो उनकी जो परिभाषा वहाँ है वही परिभाषा यहाँ भी लागू होगी। ये रिपीटिशन से बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया है कि जो चीज़ वहाँ परिभाषित कर दी गई है, चूँकि ये आपस में कनेक्टेड हैं। भाई ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम 2023 का पढ़ रहे हैं, या पिछला जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 चल रहा है, ये इनके बिना वो जो एक्ट हैं उनका कोई मायने नहीं है। ये सब मिला जुला के ही तो काम होता है कोर्ट के अंदर, क्यों? तो वहाँ की परिभाषा को यहाँ भी एज इट इज पढ़ा जाएगा। इज दैट क्लियर? जी सर। चलिए, अब जो इसका भाग 2 है
ये बात कर रहा है तथ्यों की सुसंगति के विषय में। काहे के विषय में? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के विषय में। रिलेवेंसी क्या होती है, रिलेवेंट क्या होता है, बताइए प्रिया। जी तो जो एक दूसरे से हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, घबराइए मत, देखिए गलत हो जाएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। सर जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जी, कहाँ बताया गया है रिलेवेंट? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रिलेवेंट शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? हम पिछली धारा में पढ़ चुके हैं। सर क्लॉज के में सेक्शन 2 क्लॉज के, सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज के, ऐसे ध्यान रखो इसे। ठीक है। ये अभी मैंने एग्जांपल दे के बताया आपको कि अगर आपने 2K पे सही जवाब लगा दिया तो 2K गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 में क्लोज 1 है और क्लोज 1 में सब क्लोज के है। और ये ऐसे ही घुमावदार सवाल देते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि धारा 2 के 2 क्लोज हैं, 2 1 है और 2 2 है, और ये 2 1 के अंदर ABCD हैं सारे। तो रिलेवेंट एक बार पढ़ के बता दीजिए प्रिया, क्या है रिलेवेंसी? के को एक बार बता दीजिए, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका। जी, तथ्य दूसरे तथ्य से संगत कहा जाता है, जबकि तथ्य की संगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से सशक्त हो, संसक्त हो, कनेक्टेड हो। यस सर। देखिए, अब ये जो अध्याय 2 है ये धारा 3 से लेके और धारा 50 तक जाएगा। कुल कितनी धाराएं हो जाएंगी इसमें प्रिया? सर इसमें एविडेंस तक में टोटल नहीं, इस चैप्टर में, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 247। देखिए मैं 3 से लेके 50 तक बोल रहे हैं ना? हाँ, 47 होंगी। नहीं, यही मार खा जाता है हिंदुस्तान। 48 होंगी क्योंकि उसको भी जोड़ना है। हमेशा वो भी जुड़ेगा, क्योंकि पीछे 2 ही तो धारा छुटी हैं। हाँ जी सर, 3 को भी जोड़ना है। हाँ, तो इंक्लूडेड 3 तो 3 इटसेल्फ जुड़ेगा, तो कुल 48 धाराएं इसमें हैं। और ये जो 2(1)K में बताया गया है कि संसक्त हों और कैसे हों, तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे से संसक्त हों। तो जो कनेक्टिविटी है चेक की जाएगी वो धारा 4 से लेके और धारा 50 तक जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं, यहाँ चेक किया जाएगा कि कोई तथ्य कनेक्ट है या नहीं है। कनेक्ट है तो किस धारा के माध्यम से कनेक्ट है। क्लियर है प्रिया? यस सर। देखिए, जो परिभाषा में ये आया है ना कि इस उपबंधों के इस अधिनियम के उपबंधों में, उसे अंडरलाइन कर लीजिए अपने ब्रैकेट में, इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से। तो ये निर्दिष्ट प्रकार हैं, ये धारा 4 से शुरू होके और धारा 50 तक जो प्रकार बताए गए हैं, यहाँ कनेक्टिविटी चेक की जानी है। अगर कोई तथ्य है और वो तथ्य धारा 4 से लेके और धारा 50 के किसी भी उपबंध में फॉल नहीं करता है, कनेक्ट नहीं होता है, तो
तो उस तथ्य को रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। उसे कोर्ट कह देगी दिस फैक्ट इज नॉट रिलेवेंट टू योर केस। और धारा 3 क्या कह रही है? धारा 3 पढ़िए इसकी। प्रिया पढ़िए धारा 3। किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादित तथ्य की ओर ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें यथास्थिति पश्चात संगत घोषित किया गया है अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। जी। सेक्शन 3 कह रहा है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। केवल आप जो कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हो वो सुसंगत तथ्यों का या विवादक तथ्यों का ही साक्ष्य दे सकते हो। उसके अलावा आपका साक्ष्य वहाँ नहीं सुना जाएगा। क्या समझे? एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट or proceeding of the existence of or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others। क्या समझे नू? अब इसका एक्सप्लेनेशन भी है धारा 3 का। एक्सप्लेनेशन इसका कह रहा है कि दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ ए फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। स्पष्टीकरण कह रहा है कि यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिसे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने से निर्हकित कर दिया गया है। क्या समझे? हेनु कुछ समझ आया? स्पष्टीकरण क्या कह रहा है? सर समझ तो आ जाएगा, बस इतना प्रॉब्लम है अभी बेरख नहीं है तो आपको सुन ही रहे थे और बाकी कुछ चीजें नोट खुद से कर रहे थे। ऐसा बेरख पुराने वाला तो होगा। हाँ सर वो तो है, अभी मतलब हम उसी पे लिख के ही उसको कनेक्ट करके पढ़ रहे थे। अभी आप 2-3 दिन से जो पढ़ा रहे हैं। हाँ तो वहां आप धारा 5 खोल लो। ठीक है, लगभग कहानी वही है, सेम ही है, बस थोड़ा धारा यही लैंग्वेज आपको वहां मिलेगी। क्यों? ऐसा ही है ना? हाँ जी सर। देखिए मैं पुराने वाला ब्रेक भी है मेरे पास और यहाँ धारा 5 वही कह रहा है जो यहाँ धारा 3 कह रहा है। बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, बिल्कुल उठा के बस धारा का हेडिंग चेंज हुआ है, बाकी सारी स्टोरी वही है। तो स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि यदि सीपीसी में किसी व्यक्ति को कोई बात साबित करने से रोक दी गई हो, रोक दिया गया हो, तो ये धारा 3 जो है उसे एम्पावर्ड नहीं करेगी। इलस्ट्रेशन में आएगी एक बात, वहाँ से आप इसे समझ जाओगे। तो इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिससे कि धारा 3 आपको क्लियर हो जाएगी। ये कह रहा है ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। ये कह रहा है कि खे की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए कै का विचारण किया जाता है।
तो उसमें क्या क्या विवाद है, क्या क्या विवादक तथ्य हैं। ये कह रहा है कि एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। अभी पीछे भी हमने पढ़ा था फैक्ट इन इशू, जहाँ हम पढ़ के आए हैं पीछे, वहाँ भी कुछ इसी प्रकार का इलस्ट्रेशन हम पढ़ के आए थे। तो ये कह रहा है एज बीटिंग बी विद हिज क्लब, कै का खे को लाठी से मारना। ठीक है भाई, ये विवाद है, ये विवादक है कि क्या कै ने खे को लाठी से मारा। तो इसी से जो रिलेवेंट बातें हैं वही तो आप सबूत पे, साक्ष्य के तौर पे दोगे, जी सर। है ना। दूसरा कह रहा है एज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, कह रहा है कि कै का ऐसी मार द्वारा खे की मृत्यु कारित करना। तो मृत्यु उन चोटों से हुई, इस बाबत जो भी आप ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी आप दोगे वही तो रिलेवेंट होंगी। भाई वहाँ डेथ तो बी की हो रही है और आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट सी की लेके खड़े हो जाओ कोर्ट के सामने, तो क्या वो रिलेवेंट होगी? नो सर। भाई रिलेवेंसी तो उसी, कनेक्टिविटी तो उसी से करनी है ना केस की। यस सर। और यही बात धारा 3 कह रही है कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, इसके अलावा नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? जी सर। आगे है एज इंटेंशन टू कोज बीज डेथ, खे की मृत्यु कारित करने का कै का आशय चेक किया जाएगा। आशय के संबंध में आप जो भी सुसंगत आपके पास तथ्य हैं वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ क्लियर हुआ बात? सर जैसे है कि जिसमें सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तथ्य में प्रवर्त विधि के किसी उपबंध द्वारा यह साबित करने से निहर्गित कर दिया गया है, इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है सर, ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं। वो अभी समझाएंगे। जो इसका इलस्ट्रेशन बी है, उस बी को पढ़ेंगे तो आपको ये स्पष्टीकरण क्लियर हो जाएगा। स्पष्टीकरण से संबंधित ही बात बता रहा है बी। ये कह रहा है ए शूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम एंड हैव इन readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage of the proceeding otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure 908, 5th of 908। ये कह रहा है कि एक वादकर्ता अपने साथ वह बंधपत्र जिस पर वह निर्भर करता है, कोई वाद, आप कोई सूट फाइल कर रहे हो, कोर्ट के सामने कोई दावा प्रस्तुत कर रहे हो और जिन कागज़ों पर आप अपने दावे को बल देना चाह रहे हो, जो आपका एविडेंस है, वो आप ना तो प्रस्तुत कर रहे हो, ठीक है, और ना तो आप साथ ही लाए हो, ना आप पेश करने को ही तैयार हो। तो ऐसी अवस्था में आपको जो है सब्सिक्वेंटली वो डॉक्यूमेंट वहाँ दाखिल करने से कोर्ट आपको रोक सकता है, जब तक कि आप कोर्ट से दोबारा अनुमति लेके उन कागज़ों को रिकॉर्ड पे लाने का प्रेयर ना करें और कोर्ट आपकी प्रेयर अलाउ ना कर दे। देखिए, कोर्ट ये चाहता है कि जो आपका दावा है, जो आपके दावे के साथ आप समर्थन में कोई कागज़ प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो आप अपने वादपत्र के साथ साथ आप दाखिल कर दीजिए उन्हें। यस सर। आपने कोर्ट में देखा होगा कि जो आप एमएससी का केस आपके सर लड़ते हैं, तो एमएससी के केस में यदि इश्यूज़ फ्रेम होने से पहले रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं, तो फिर वो कोर्ट की परमिशन के लिए आपको जाना पड़ता है। आप कोर्ट से निवेदन करते हैं, उसमें एप्लीकेशन जाती है बाकायदा, फिर कोर्ट अलाउ करता है, तब आप वो कागज़ दाखिल कर पाते हैं।
यस सर। हालांकि वो कागज रिलेवेंट हैं, सब कुछ है, धारा 3 की सारी शर्त पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपको निर्हरित कर दिया गया है, रोक दिया गया है, तो तब भी धारा 3 आपको उन्हें ज़बरदस्ती दाखिल करने के लिए एंटाइटल नहीं करती है। आपका एंटाइटलनेस एक सीमा तक था, वो सीमा आप पार कर गए। तो यदि वो सीमा आप पार कर गए तो धारा 3 आपको डायरेक्टली अलाउ नहीं करेगी। आपको फिर उसके लिए कोर्ट से निवेदन करके अनुमति लेनी पड़ेगी, तब फिर आप धारा 3 में आओगे। जी मुगल आजम, जी सर। कहाँ व्यस्त हैं आप? कल की क्लास में भी गायब थे, आज भी आप दर्शन दिए और निकल लिए। क्लाइंट आ गए, इवन तो मैं अभी भी हॉस्पिटल आया हूँ, अभी ड्रिप लगी हुई है, बाकी मैं क्लास सुनूंगा। क्या हो गया आपको? सर कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ऐसा ही है कि शरीर के अंदर बीपी लो की प्रॉब्लम थी थोड़ी। अच्छा, बीपी लो चल रहा है ना, उस वजह से थोड़ा डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गया, इस वजह से दिक्कत थी। तो बात छुट्टी थी, मैंने सोचा अब एक ड्रिप एक घंटे में लगा रखी, बताइए डॉक्टर क्या कर रहे हैं। नहीं, वो ड्रिप में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। देखो, ड्रिप की स्पीड बढ़ा देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ बस इसीलिए सर, कल क्लाइंट्स आ गए थे, उस वजह से क्लास मिस हो गई। मैं इसलिए बोल के गया था, मैंने कि भाई सर को बोल देना। नहीं, मेरे एब्सेंट था। आपका मैसेज मिल गया था मुझे, कोई बात नहीं। ऐसे ही लगती है, ग्लास में डाल के थोड़ी ना पिला देंगे वो। ड्रिप की अगर स्पीड क्या करें सर, एक्चुअली में एक्साइटमेंट होती है ना, मतलब आई एम टू कीन, मैं बहुत उत्सुक हूँ क्लास के लिए। बट क्या करें, कोई ना कोई सिचुएशन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें लगा ये कह रहे हैं कि मतलब हम क्लास में डाल के अगर मेरा बस चलता तो मैं ये भी कर लेता। लेकिन वो तरीका नहीं है। एक्चुअली जो हमारी जो वेंस है ना, जहाँ से ये सप्लाई होती है ड्रिप, उनकी एक सीमा होती है। अगर उनमें हम आवश्यकता से अधिक गति से डाल देंगे उनको, तो वो आपको डैमेज कर सकता है। कंटिन्यू सर 3-4 घंटे हो गए। उसको आप ऐसे समझिए कि जो हमारी रेलवे लाइन है, उनकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन के लिए है, और उस पर अगर आप 200 की स्पीड से दौड़ाओगे तो वो उखाड़ देगी उन्हें, पटरियों को। तो इसी प्रकार डॉक्टर जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं भाई। तो जैसा वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे ही सुनते रहो उनकी। चलिए सर, क्योंकि आप वहाँ डॉक्टर के पेशेंट के हिसाब से हैं, वहाँ आपको लग रहा है कि डॉक्टर साहब डिले कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही। और ठीक ऐसा ही हमारे क्लाइंट को लगता है, जब कोर्ट कार्रवाइयाँ किन्हीं अन्य कारणों से डिले होती हैं, और कोर्ट वो जो क्लाइंट है वो क्या कहता है, वकील साहब कुछ कर ही नहीं रहे, काम आगे बढ़ ही नहीं रहा। लेकिन सर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट बिटवीन यूपी एंड हरियाणा। हमारे यहाँ स्पिरिट ट्रायल होते हैं। अरे यार, तुम्हारा छोटा सा प्रदेश है सर, मान लिया जाए, लेकिन जजेस जो होते हैं उनको तो लिमिटेड केस ही तो दिए जाते हैं। हमारे से तुलना मत करो भाई अपनी। तुम छोटा सा, इतना सा हरियाणा, हमारा तो इतना पश्चिम भारी पड़ जाएगा, इतनी पॉपुलेशन है, इतना वर्कलोड है नहीं? जी सर। अभी वो सुप्रीम कोर्ट के आज वो नहीं सुने आपने, जो ईवीएम के खिलाफ वो चल रही है ना सुनवाई? मैंने आज कमेंट नहीं पढ़ा। हाँ, तो वो मैं सुबह ही पेपर में पढ़ रहा था, तो वहाँ वो हैं वकील साहब, क्या नाम उनका, बिजनौर वाले, अरे जिन पे शाही वाई फेंक दी थी, क्या नाम है उनका, नाम ध्यान नहीं आ रहा। महमूद बराचा है कोई? है महमूद बराचा या अहमदी करके है? ना, मोमडन नहीं है वो तो। अरे वो जिनके ऊपर वहाँ शाही भी फेंकी थी उनके चैम्बर में जाके, क्या नाम है उनका? आप आम आदमी पार्टी के साथ थे पहले, वो प्रसाद भूषण। हाँ, भूषण जी।
तो भूषण जी ने वहाँ दलीलें दी कि जी वहाँ जर्मनी में देखो, वहाँ भी बैलेट पे हो रहा है, वहाँ भी बैलेट पे हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये यूरोप के उदाहरण मत दो हमारे यहाँ। यूरोप की पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन में दिन रात का अंतर है। सर एक बात बताएं। हाँ बतौर एडवोकेट और बतौर जज, हाँ, आप कितने सहमत हैं ईवीएम से? देखिए, मैं ईवीएम से इतना सहमत हूँ कि अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो दिल्ली में 70 में से 67 सीट आपकी ना आती, पंजाब में आपकी सरकार ना बनती। सर मैं इतना, जो मेरा मानना है इसमें एक बंदे ने गड़बड़ी की जो इसकी कमी निकाली थी ना, वो साउथ का था शायद, हैदराबाद का, सत्यम करके नाम था, जिसको सजा सुनाई गई थी। सजा? हाँ। काहे के लिए? ये उन्होंने ईवीएम हैक करने का इसका तरीका ढूंढा था, लेकिन उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया था। सत्यम करके नाम से केस था सर, बहुत हाईलाइट रहा था। कम से कम 7-8 साल पहले की बात है सर ये। और उसको सजा सुनाई थी। अगर मान लो इनकी इसमें हैकिंग नहीं होता जो, तो उसका कोई ऑफेंसिव नहीं होता वो। मैं इतना मानता हूँ कि ईवीएम से आप इलेक्शन कराते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उनसे पर्ची निकल के आती है ना, आप काउंटिंग उससे क्यों नहीं करते? काहे की पर्ची? वो जो वीवीपैट वाली पर्ची होती है? जी सर, वीवीपैट वाली पर्ची होती है। अच्छा, मतलब कि उनकी गणना होनी चाहिए फिर। यस सर, क्योंकि उसमें वो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाणित आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सबके सामने होगी जो भी होगा। देखिए, कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता। मुगल आजम जब ये बैलेट पेपर पे यहाँ इलेक्शन होते थे तो बूथ कैप्चरिंग नाम का एक फंडा था कि बूथ पे गए और ठप्पे अपनी पार्टी के मार दिए और चलो भागो हटो, हो गया इलेक्शन, है ना। तो फुल प्रूफ 100% प्रूफ कोई भी सिस्टम हमारे यहाँ लागू होने की अवस्था में नहीं है। और रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम में अगर इतना बड़ा लोचा होता तो ईवीएम से फिर कोई स्टेट ये हारते ही ना। फिर तो सब जगह, अब पंजाब जैसी जगह आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है ना। सर देखिए, किसी चीज के फायदे नुकसान होते हैं, हम मेरिट डिमेरिट पे नहीं जाते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। वो किसी चीज की कोई भी अति होती है ना, वो बुरी होती है। बिल्कुल। बट ये है क्या, अगर लोग कहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो है। हाँ, कुछ ना कुछ तो हर जगह होता है भाई। अब देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है 7 जजेस का। बिल्कुल। और वो 98 वाला केस था ना सर, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुझे टाइटल याद नहीं है, लेकिन एक वो केस था ना जो सांसद उसमें क्या करते थे, जो रिश्वत लेते थे, रिश्वत लेके सवाल पूछते थे। यस, वो ऑफेंस नहीं था। पीवी नरसिम्हा राव वाला जजमेंट थी 98 की, उसको ओवर रूल किया है ये कौन सी सोरेन है ना, झारखंड के, वो नहीं थे सीएम हेमंत सोरेन के, वो उसकी घरवाली का जो नाम था, क्या नाम था उसके नाम से वो टाइटल है। वो कितना अच्छा जबरदस्त लैंडमार्क जजमेंट है कि जब लेन देन आउट ऑफ पार्लियामेंट होता है तो ऑफेंस कमिट होगा। बिल्कुल। पैसे का लेन देन तो बाहर ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जब ऐसा जजमेंट आते हैं ना, तो देश के लिए एक बहुत बड़ा एक रास्ता खुल जाता है। मतलब वो उन्होंने संसदीय कार्यवाही को न्यायालय की परिधि के बाहर घोषित कर दिया था कि वहाँ जो कार्यवाही हो रही है उस पर कोई न्यायालय आर्टिकल 194 और 105 का 2 था वो, ऐसा उस पे था वो। बिल्कुल। चलिए, अब धारा 3 हम लोग क्लियर कर चुके हैं इसकी। अब ये जो धाराएं हैं इनमें मेन धाराएं हम पढ़ेंगे, चूँकि पूरा एक्ट हम अगर शब्द से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा क्लास चलेगा, और अभी हमें क्लास को जो है वो इस हिसाब से मैनेज करना है कि आने वाली जो परीक्षा है उसके हिसाब से मैनेज किया जा सके। आपने फार्म तैयार कर लिया मुगल आजम अपना?
सर मेरा कल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। डिस्ट्रिक्ट जज कई दिन से छुट्टी पे थे, तो कल आए थे, उन्होंने कहा था कि हम आज साइन कर देंगे। अब 5 बजे तक मैंने वेट नहीं किया, आज छुट्टी थी कल। तो उसके लिए मुझे ये बताएं कि जो 30 वकालतनामा वाली शर्त है, क्या वो जिला जज साहब के यहाँ उनकी फ़ोटोकॉपी लगा के भेजनी पड़ रही है क्या? नहीं सर, फिर एक्चुअली में हमारा जो बार एसोसिएशन से हमारा जो रजिस्ट्रेशन है हमारा बार का, हम बार से सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं कि हमारा जो बार का रजिस्ट्रेशन नंबर 100 है और हमारे बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर 100 है। तो एक्सपीरियंस कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो। नहीं, वो तो मुझे सब पता है, वो तो मैंने 1000 बार बनवा रखा है वो। अब मसला ये है कि वो जो 30 वकालतनामों की शर्त लगी है जी, उस शर्त को कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने यहाँ? हमें तो सर वो जरूरत नहीं है उसकी यहाँ इम्प्लीमेंट करने की। हमारे सारे पेपर रेडी हो गए, जब हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे उसकी एक PDF कॉपी रखेंगे, मे बी कि उसको अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, 30 वकालतनामों को अपलोड करना पड़ेगा? अपलोड करना पड़ेगा जब फॉर्म अप्लाई करेंगे। अच्छा, और जब फॉर्म अप्लाई होने के बाद में जब ये कंप्लीट PDF अपलोड हो जाएगा, हाँ। और एक आपकी हार्ड कॉपी निकलेगी फीस जमा होने के बाद। हाँ, फिर वो हाँ। आप हार्ड कॉपी निकाल के सिग्नेचर करके वापस अपलोड करोगे उसे 7 मई तक साइट के ऊपर। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे अब तक ये होता जा रहा था कि UPSGS का फॉर्म तैयार करके हम उसकी हार्ड कॉपी तैयार करके सारे पेपर्स लगा के वो जिला जज साहब के यहाँ सबमिट हो जाती थी हार्ड कॉपी, और जिला जज साहब हमें पर्सनली देख के हमारे फ़ोटो को अटेस्ट कर देते थे, और फिर वो फॉर्म जो है वो मैनुअली इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे जिला जज साहब के द्वारा भेजा जाता था। नहीं सर, अब की बार ऐसा नहीं, अब की बार जो फॉर्म हो गए ऑनलाइन हो रहे हैं सारे। नहीं, ऑनलाइन तो पहले भी होता था, ऑनलाइन होके उसका प्रिंट निकाल के, केवल फॉर्म का प्रिंट निकाल के, है ना, डॉक्यूमेंट कोई अपलोड नहीं होता था, डॉक्यूमेंट सारे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जमा होते थे फोटोकॉपी। नहीं सर, मैं तो फर्स्ट टाइम वैसे भी अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे इसके नहीं पता है चीज का। मैंने हरियाणा जुडिशरी का दिया था, 300 नंबर आए थे अभी। चलिए, अब अगला सेक्शन 4 देख लेते हैं। सेक्शन 4 कह रहा है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही समयवार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। ये धारा पिछले जो हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है उसमें ये धारा 6 हुआ करती थी, और धारा 6 में कौन सा प्रिंसिपल था? एनू। एनू, सुन पा रही हो मुझे? यस सर। धारा 6 में कौन सा प्रिंसिपल डिस्कस हुआ करता था? प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे, नोट कर लीजिए। हाँ सर, मैंने नोट किया हुआ था, और पुराने वाले में रेस जेस्टे का सिद्धांत बिल्कुल यही था। हाँ, तो वो धारा 6 में था पुराने एक्ट में, अब नए एक्ट में, नए अधिनियम में ये आ गया धारा 4 में। ये कह रहा है कि एक ही समयभार के भाग होने वाले जो तथ्य हैं उनको रिलेवेंट माना जाएगा, उनकी रिलेवेंसी है, और रिलेवेंसी धारा 4 में आ रही है। तो यदि ऐसे मामले किसी भी मामले से होंगे जो एक ही समयभार का भाग होंगे तो उनको धारा 4 में हम कोर्ट में रिलेवेंट होने के नाते उनका साक्ष्य दे सकते हैं। प्रिया, क्लियर है? नो सर। नहीं क्लियर है? पढ़ लेते हैं सेक्शन का जो बॉडी है उसको पूरा देखते हैं। कह रहा फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू और अ रिलेवेंट फैक्ट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन एंड आर रिलेवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। ये कह रहा कि जो तथ्य विवादक ना होते हुए भी, तथ्य वो विवादक नहीं है, देखिए पहले ही बता दिया इन्होंने, किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं
कि वे एक ही समयवार के भाग हैं। वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों। धारा 4 का जो बॉडी है वो कुछ समझ आया क्या कहना चाह रहा है? पहले तो इसने बता दिया कि जो तथ्य हैं वे विवादक ना हैं, विवादक नहीं हैं वे, लेकिन वो इस प्रकार जुड़े हुए हैं विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों से कि वो एक ही समयवार का भाग हैं। तो उस एक ही समयवार के भाग में भले ही वो उसी स्थान पर उसी समय पर हुए हों या विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समयों पर हुए हों, उनकी कनेक्टिविटी यदि एक ही ट्रांजैक्शन साबित किया जा सकता है तो वैसे तथ्य धारा 4 के अकॉर्डिंगली रिलेवेंट होंगे। और रिलेवेंट जो फैक्ट हैं उनका साक्ष्य दिया जाना, धारा 3 ने कहा है कि रिलेवेंट और विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। सर ये वही है ना, इसका इलस्ट्रेशन एक वही था ना, जैसे एक बंदे ने सपोज दैट कै ने खे को पीट पीट कर मारा था और मारने के बाद में कुछ लोग उसके पास आसपास खड़े लोगों ने कुछ देर बाद या कुछ दूर पे ये कहा था कि भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसने उसको पीट पीट कर मारा है। अब ये जो इलस्ट्रेशन है इनको देख लेते हैं। बिल्कुल आप ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। इसके इलस्ट्रेशन नंबर 1 कह रहा है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम वॉट एवर वाज सेड और डन बाय ए और बी और द bystanders at the beating or so shortly before or after it as to form part of the transaction is a relevant fact। ये कह रहा है कि खे को पीटकर उसकी हत्या करने का कै अभियुक्त है। कै या खे या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा गया था या किया गया था कि वह उसी समयवार का भाग बन गया है, तो वे सब सुसंगत तथ्य हैं। पीटने से पहले, पीटने के बाद जो आसपास खड़े हुए लोगों के द्वारा कहा गया, सुना गया, वो सब क्या है, धारा 4 के अकॉर्डिंग में एक सेम ट्रांजैक्शन का भाग होने के नाते वो यहाँ रिलेवेंट हो जाएंगे। रिलेवेंट क्या होता है प्रिया? जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इस अधिनियम के द्वारा जिनको रिलेवेंट घोषित किया गया है ये भी बताना पड़ेगा आपको साथ साथ, है ना। कनेक्टेड तो है, लेकिन यदि धारा 4 से लेके और धारा 50 के बीच किसी भी धारा में वो नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वो कानून की भाषा में उनको आप रिलेवेंट नहीं कह सकते। यहाँ इन धाराओं में से किसी न किसी धारा में उनका पढ़ना जरूरी है। इस सेक्शन का मतलब एक तरह से ये है कि सर जो हेयर से विटनेस होता है उसका ये जिसकी हेयर से का ये अपवाद है, एक ध्यान रखिएगा। जब आप हेयर से पे लिखोगे तो हेयर से के अपवाद में आप धारा 4 बताओगे कि देखो वैसे तो हेयर से एडमिसिबल नहीं है, लेकिन यदि वो एक ही समयवार का भाग है तो धारा 4 अनुमति देती है कि उसे भी सुन लो, पढ़ लो, जी, है ना। धारा ये उसका अपवाद है क्योंकि उसकी स्टेटमेंट 175 से आरपीसी में होती थी। अब पता नहीं है कौन सा सेक्शन लगाया इन्होंने। हाँ, वो तो जब उसे पढ़ेंगे डीपली तब पता लगेगा। तो इट मींस कि अगर मान ले किसी ने हाँ ये उसका अपवाद है, सीधी बात ये है कि वो एडमिसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई बात है तो यहाँ पढ़ रही है तो फिर वो रिलेवेंट हो जाएगी। देखो, रिलेवेंट और एडमिसिबिलिटी ये भी दोनों पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के, ध्यान रखिएगा। पर्यायवाची नहीं है सर, लेकिन अनुसांगिक तो है। आप ये मान के चलिए कि जरूरी नहीं है कि हर रिलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल ही होगा। कुछ रिलेवेंट फैक्ट ऐसे भी होते हैं जिनको एडमिसिबल होने से मना कर दिया गया है। वो रिलेवेंट तो हैं, लेकिन रिलेवेंट होने के साथ साथ वो एडमिसिबल नहीं है। वो तो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस होता है केस का कि किस फैक्ट को एडमिसिबल। वो तो सर देखो केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं उस हिसाब से जो रेलेवेंट फैक्ट है उसको एडमिसिबल माना जाता है और कहीं पे नहीं माना जाता।
तो ये सवाल बहुत बार आता है एग्ज़ाम में कि क्या तथ्यों की सुसंगति और तथ्यों की ग्राह्यता एक ही बात है या अलग अलग है? ठीक है सर। इलस्ट्रेशन बी देख लीजिए, कह रहा जब है ये नए बिल सर जब ये नए बिल पास किए ही गए थे, इनमें अमेंडमेंट किया ही था, तो सर भाई ये केवल दाएं बाएं करें, इतना और कष्ट करते इनकी लैंग्वेज को थोड़ा सा और इजी बना लेते। अब जिस टाइम बना तब की समझ में, और आज हम जैसे लोगों की ये अनुसांगिक और ये निहारिकता और जितने भी वर्ड हैं इन्हें समझ पाना मुश्किल है। थोड़ा सा और कष्ट करते देखिए, अगर इनको इजी बना देते तो फिर एक वकील में एक आम आदमी में अंतर क्या रह जाता फिर? सेक्शंस केवल दाएं बाएं ही तो करे हैं, 4 को 6, 6 को 7, 7 को 2, नहीं, इतना ही तो किया है। कुछ चीजें हटाई भी गई हैं, कुछ नहीं। मेरा एक सुझाव है। क्योंकि हम 3 या 4 स्टूडेंट होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अब 2 स्टूडेंट बढ़ाएंगे हम लोग खुद से भी। क्योंकि अभी तक तो ये था ना, अभी कम से कम अब हम रेगुलर हो जाएंगे। मेरा एक सुझाव है, जैसे हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं सर, जो ओल्ड एक्ट है, हमारा जो पुराना एक्ट है, क्यों ना उसी सेक्शंस के ऊपर हम नए सेक्शन लिख लें, क्योंकि डेफिनेशन चेंज थोड़ी ना की उनकी पुराने सेक्शंस की। हाँ, डेफिनेशन चेंज नहीं है, बस उनका स्थान बदल दिया गया है। तो क्यों ना हमारे लिए और अच्छा रहेगा। मान लो हमारे सेक्शन 6 था, हाँ। उसी में लिख दिए न्यू सेक्शन इस सेक्शन को। नहीं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नया बेर एक्ट ना लें, बस पुराने पे ही हम चेंज कर लें? नहीं सर, बेर एक्ट हमने ले लिया है। बेर एक्ट तो मैं एक नहीं 3 ले गया हूँ। चैम्बर पे भी चाहिए होता है, घर पे भी चाहिए होता है, और एक मेरा गाड़ी में रखा होता है क्रिमिनल मैनुअल 3 का। कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, वकील जो है ना। तो बात वो नहीं है, बात हमें व्यू ऑफ एग्जाम से, ताकि पढ़ने में कन्वीनियंट रहे। नहीं, वो जैसे आपको सुविधाजनक लगे, ये तो सबका अपना अपना माइंड सेट जैसा है, उसके अकॉर्डिंग लिख लो, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, जैसे मान लो सर, आपने बताया थोड़ी देर के लिए, आपने एक सवाल ये बताया हमें कि जो फैक्ट है, जो रेलिवेंट फैक्ट है और जो उसमें एडमिसिबल में, दोनों एक ही चीजें अलग अलग हैं। तो अब आपने बता दिया, जाहिर सी बात है, उसकी लैंग्वेज कोई भी हो हम तुरंत समझ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए सपोज करो जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, पुराना एक्ट थोड़ा माइंड में जमे हुए हैं, हम नए एक्ट थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। कई बार तो ये बोल देता है कि अब पढ़ने का क्या करेंगे, पढ़ के चलो ठीक है अपनी फाइलों में मन लगाओ। लेकिन फिर सोचते हैं कि पढ़ना तो फाइलों के लिए पड़ेगा ना। बिल्कुल, ये तो आप पढ़ने से तो आप विरत नहीं हो सकते। जब आपने और हमने ऐसा प्रोफेशन चुन लिया, तो ये तो आजन्म जब तक सांस में सांस है तब तक पढ़ना ही है, और हमें हमेशा स्टूडेंट ऑफ लॉ बन के ही रहना है। मास्टर ऑफ लॉ जिस दिन अपने आप को समझने लगेंगे, उस दिन ही हमारा पतन शुरू हो जाएगा। सर, मास्टर ऑफ लॉ तो कोई बन ही नहीं सकता। नोबडी इज मास्टर ऑफ लॉ। जस्टिस पी.एन. भगवती एक जाने माने जस्टिस हुए हैं, चीफ जस्टिस हुए हैं भारत के। तो उनका एक कथन मैं अक्सर बताता हूँ बच्चों को। उनकी रिटायरमेंट भाषण का एक अंश है। उन्होंने कहा कि जो एक ये लॉ है, लॉ का जो फील्ड है, ये एक महासागर है और मुझे इसके लोटे भर भी ज्ञान नहीं है। तो जब जस्टिस पी.एन. भगवती जी का स्टेटमेंट रिटायरमेंट पे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहा है, और जबकि उनका एक बहुत ही सम्मानित चीफ जस्टिसों में नाम लिया जाता है ना। तो यदि एक एडीजे थे सर, जज साहब तो बलबीर सिंह एडीजे थे, तो उन्होंने किसी केस में गलत ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने तुरंत कहा था कि देखो मैं अपना ऑर्डर तो नहीं पलट सकता, लेकिन मुझे भी महसूस हो रहा है। बाकी उन्होंने ये कहा था कि जज लाइक ए स्टूडेंट और एवरी लॉयर लाइक ए प्रोफेसर। सही बात है। इस सीट पे बैठ के हमको सिविल, क्रिमिनल, एम्बेसी सब देखना होता है। बिल्कुल। और एक वकील अपना एक स्पेसिफिक फील्ड चुन लेता है, जिसको क्रिमिनल करना है क्रिमिनल करे, सिविल करे। तो वो आप वाली बात है कि नोबडी इज मास्टर ऑफ लॉ। बिल्कुल। अब इसका अगला जो लिस्टेशन है, इसको ध्यान से सुनिए। ये बात आ रहा है डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट स्थान वाली जो बात आई है ना, डिफरेंट समय
और डिफरेंट स्थान वाली पे बात आई है, ये ईस्ट रजिस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है ए इज एक्यूज ऑफ वेगिंग बार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंसरेक्शन in which property is destroyed, troops are attacked and jails are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. ये कह रहा कि एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर, मतलब कि भारत सरकार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया एक तरह से एक व्यक्ति ने, मतलब कि एक सशस्त्र विद्रोह की जिसे कहेंगे वो कर दिया, और जिसमें संपत्ति नष्ट की गई, फौजों पर आक्रमण किया गया, जेलें तोड़कर खोली जाती हैं और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है वो व्यक्ति। तो इन तथ्यों का घटित होना साधारण व्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे कै उन सभी में उपस्थित ना रहा हो। अब जो एक लीडर है उस सारे ड्रामे का, वो हर जगह तो उपस्थित नहीं रह सकता। मान लीजिए दिल्ली में भी हुआ, उसी के साजिश से वो लीडर था, तो उसकी जो टीम थी उन्होंने मेरठ के अंदर भी जेल तोड़ी, उन्होंने सहारनपुर के अंदर भी जेल तोड़ी और सेनाओं पे हमला किया, पुलिस बल पे हमला किया। तो जो एक व्यक्ति है वो हर जगह प्रेजेंट नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ ये बताया गया है कि वो एक ही व्यवहार का भाग है, ट्रांजैक्शन एक ही है, तो उस एक ही ट्रांजैक्शन का भाग होने के नाते यहाँ अलग अलग स्थान और अलग अलग समय पर हुई घटना के बावजूद भी उसका कृत्य जो है उस हर स्थान और समय से रिलेवेंट हो जाएगा, जहाँ जहाँ उसके अनुसार कृत्य किया गया इस प्रकार का। क्लियर हुआ कुछ प्रिया? हम इसमें ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्या, जैसे कोई बंदा किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करता है, मान लो 10 लोगों ने मिलकर ये कहा कि भाई आपको यहाँ ऑफेंस करना है, आपको वहाँ क्राइम करना है, वहाँ क्राइम करना है, और वो सब में इन्वॉल्व होता है जबकि वो मौजूद नहीं है, जस्ट लाइक दैट। हाँ, मौजूद वो हो भी नहीं सकता हर जगह, वो टीम लीडर होने के नाते। तो ये इलस्ट्रेशन यही कह रहा है ना सर? हाँ, वो एक ही समयवार का भाग माना जाएगा। ठीक है, जैसे आप सपोज कीजिए, मतलब एक इस प्रकार की घटनाएं अक्सर अदालतों में होती रहती हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बार एसोसिएशन ने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया कि नो वर्क किया जा रहा है, और नो वर्क की घोषणा होने के बाद भी कुछ अदालतें ऐसी होती हैं कि वो नो वर्क के प्रस्ताव को ना मानते हुए काम कर रही हैं। ऐसा अक्सर हो जाता है, हमारे यहाँ तो हो जाता है कई बार। ठीक है, तब ऐसी अवस्था में क्या किया गया कि जो बार के अध्यक्ष हैं, बार के अध्यक्ष ने अलग अलग टीम बना दी, बोले भाई तुम उस अदालतों में जाओ, तुम उनमें जाओ, और उन्हें वहाँ से काम बंद कराओ जाके। ठीक है, तो अध्यक्ष जी हर जगह तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन सेम ट्रांजैक्शन का भाग होने के नाते अगर कोई मामला बनेगा तो अध्यक्ष जी की वहाँ कनेक्टिविटी हो जाएगी हर जगह से। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? अब क्लियरिफाई और अच्छा हो गया है। हाँ, इज दैट क्लियर? यस सर। प्रिया, समझ आ रहा है कुछ? यस सर। चलिए, सी इलस्ट्रेशन कह रहा है ए शूज बी फॉर ए लाइबल कंटेंट इन ए लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए correspondence, letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose, and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts, though they do not contain the libel itself. लाइबल तो आप समझते होंगे, अपमान लेख, ठीक है ना, किसी के मानहानि कारक कोई लिखत, उसको लाइबल बोला जाता है। ये कह रहा है कि कै एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है, अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए ख पर वाद लाता है। जिस विषय में अपमान लेख उद्भूत हुआ है उसमें संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियाँ उस पत्रवार का भाग है
जिनमें वह अंतर्विष्ट है वे सुसंगत तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट ना हो। जी, क्या समझे? के जो है एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है। पत्र व्यवहार क्या होता है? पत्र व्यवहार लेटर के द्वारा किसी दूसरे से जो हमारा संबंध होता है, मतलब लाइक और एक कंटिन्यूएशन ऑफ लेटर्स, जहाँ पत्रों का आदान प्रदान चलता रहता है, उसे पत्र व्यवहार कहा जाता है ना। बाकायदा ऑफिसों में जो डिस्पैच रजिस्टर जिसे बोलेंगे, उसको हम पत्र व्यवहार रजिस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा पत्र भेजा जाता है, उसी में आएगा, उसी में चढ़ के जाएगा। ठीक है ना। पत्र व्यवहार पंजिका बाकायदा उसे बोला जाता है। तो कह रहा है कि एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है, अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए ख पर वाद लाता है। जिस विषय में अपमान लेख उद्भूत हुआ है, उसमें संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र व्यवहार का भाग है जिनमें वह अंतर्विष्ट है, वे सुसंगत तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट ना हो। भाई, एक पत्र व्यवहार के बीच में कोई अपमान लेख भी डाला गया, ठीक है, तो जो वो पूरा पत्र व्यवहार है एक ही समव्यवहार का भाग है, तो उसे साबित करने के लिए पत्र व्यवहार तो आप दिखाई सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारे बीच इन पत्रों का आदान प्रदान अकॉर्डिंगली चलता था, जिनके मध्य ये अपमान लेख वाला पत्र भी है। ठीक है। तो अपमान लेख वाला पत्र भी जो है वो उसी समव्यवहार का भाग होने के नाते वो ये दिखा सकता है कि सर ये देखो, इस प्रकार हमारा ट्रांजैक्शन पत्र व्यवहार इस प्रकार चला आ रहा था, और उस पत्र व्यवहार का ही एक भाग है जिसमें अपमान लेख आया है। इज दैट क्लियर? यस सर। इलिस्ट्रेशन डी कह रहा है द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए, द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन्स सक्सेसिवली, ईच डिलीवरी इज अ रिलेवेंट फैक्ट। ये कह रहा है, प्रश्न ये है कि क्या ख से आदिष्ट अमुक माल क को प्रदत्त किया गया था, वह माल अनुक्रम से कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को प्रदत्त किया गया था, हर एक परिधान सुसंगत तथ्य है। आपने फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे ऑर्डर किया कोई चीज़, और वहाँ से ऑर्डर होने के बाद वो आपको डिलीवर होने तक कई लोगों के हाथों में आएगी, समझे? यस सर। तो आपको वो चीज़ डिलीवर हुई या नहीं हुई, उसको जानकारी करने के लिए बीच वाले जितने लोग हैं उनकी डिलीवरी भी तो रिलेवेंट है। यस सर। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी आपको दे गया आके, आप कह रहे हैं मुझे तो मिला ही नहीं। तो एक ही ट्रांजैक्शन होने के नाते वो जो बीच में ए बी सी डी थे वो कहेंगे नहीं साहब मैंने इससे लिया, इसने मेरे से लिया, मैंने इसे दिया और आगे इसने उसे दिया। तो वो एक ही ट्रांजैक्शन का भाग होने के नाते सारी डिलीवरी बीच की वो एडमिसिबल है, उनका बयान कराया जा सकता है, उनका साक्ष्य दिया जा सकता है। यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय। सर मॉर्निंग क्लासेस कब से स्टार्ट करोगे आप? भाई उनका भी व्यवस्था करेंगे कुछ, अभी तो इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा। ओके सर।